डियर फ्रेंड्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा वैदिक काल का एक टॉपिक, एक टाइप कौन सा, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टॉपिक है वो हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से पढ़ने से पहले हम हमारे ऋग्वैदिक काल के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो हम पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के कुछ पॉइंट्स हैं। तो उनमें एक तो ऋग्वैदिक काल के अंदर अनुष्ठान और यज्ञ बहुत सरल थे। ठीक है, और परिवार का मुखिया क्या कर सकता था, यज्ञ कर सकता था। और पुरुष देवता की ऋग्वैदिक काल के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती थी, पुरुष देवता की। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती थी, पुरुष देवता की। ठीक, ऋग्वैदिक काल के अंदर अनुष्ठान और यज्ञ बहुत सरल थे। परिवार का मुखिया यज्ञ कर सकता था और पुरुष देवता की पूजा ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब आज से हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इनके जो ऋग्वैदिक काल के जो तीन कौन कौन से देवता थे, तो उन देवताओं को तीन प्रकार में बांटा गया है कि मुख्य मुख्य कौन किस प्रकार थे। तो आकाश के देवता के रूप में किस किस को पूजते थे। सूर्य आकाश में रहता है, तो वरुण आकाश में उधर ही रहता है। ठीक, तो मित्र, घोष, ये सारे देवता के कौन से थे, ये थे आकाश के देवता। वायुमंडलीय देवता कौन कौन से थे, तो वायुमंडलीय देवता इंद्र, वायु वर्षा करता है, वायुमंडल। ठीक है, मारुति यानी हवा। ठीक है, तो इंद्र, वायु और मारुति, ये कौन से थे, वायुमंडलीय देवता। पृथ्वी के देवता कौन कौन थे, सोम, अग्नि और पृथ्वी, ये किसके देवता थे, अग्नि के देवता। तो आकाश के देवता कौन कौन से थे, सूर्य, वरुण, मित्र और घोष। और वायुमंडलीय देवता इंद्र, वायु और मारुति। ठीक है, और पृथ्वी के देवता कौन कौन थे, सोम, अग्नि और पृथ्वी। ठीक, तो ये हमारा ऋग्वैदिक काल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल के अंदर कब से कब तक का उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच का टाइम पीरियड कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई थी, ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल के अंदर बाकी तीनों वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, इन तीन वेदों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक, जैसे ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में, और 1000 BC से 600 BC के बीच में उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। ईसा, मैंने BC का फर्क बताया था, ईसा पूर्व, और AD का मतलब ईसा के बाद। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, यानी BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद बाद का टाइम क्या होता है, AD। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल तो 1000 से 600 BC के, यानी कि ईसा पूर्व की का काल कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। तो भौगोलिक स्थिति, तो उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, जैसे हमने ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति देखी थी, वैसे हम उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो इसकी जो उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति वो कैसी थी। तो वैदिक काल के बाद आर्य कहाँ बस गए थे, गंगा यमुना दोआब के ऊपर। ठीक, ऋग्वेद के काल के अंदर सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी। ठीक, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया था। अब वैदिक काल के कंप्लीट हुआ, उसके बाद आर्य कहाँ बस गए थे, गंगा यमुना दोआब की तरफ। गंडक नदी इसकी पूर्वी सीमा थी। ठीक है, कौन सी नदी, गंडक नदी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह माधवन ये सदानीरा नदी तक पहुंच गए थे, यानी कि यहाँ तक इनका साम्राज्य हो गया था शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। ठीक है, तो राजा विदेह कहाँ तक पहुंच गए थे, सदानीरा नदी तक, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला था। वैदिक काल के साहित्य में 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख किया गया है उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, तो पर्वतमालाएं कौन कौन सी थी, मैंने ऋग्वैदिक काल के अंदर पढ़ाई थी आपको, तो कौन सी थी, मुजवंत पर्वत। और इसमें कौन कौन सी आ गई, इसके अंदर आ गई एक तो केंज, त्रिकुंद, मेनाक। ठीक है, ये त्रिकुंद नहीं है, त्रिकुंद है। ठीक है, ठीक, कौन कौन सी, ऋग्वैदिक काल के अंदर तो मुजवंत पर्वत हिमालय के अंदर, और वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल के अंदर कौन कौन सी पर्वतमालाएं आ गई, केंज, त्रिकुंद और मेनाक। ठीक है, और इतना पढ़ लिया अपन ने। अब इनकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं, तो इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में स्टडी करते हैं। तो राजनीतिक स्थिति कृषि की खोज से शुरू
शुरू हुआ। पहली बात, ऋग्वैदिक काल के अंदर भी कृषि का 24 बार उल्लेख किया गया है और उसके कितने छेपक थे? 21 छेपक। तो कृषि की खोज से शुरू हुआ और उनका जीवन कैसा हो गया? स्थिर हो गया, ठीक है। और क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन हुआ, ठीक है। क्षेत्रगत साम्राज्य यानी किसी इस स्थान विशेष के एरिया किसी राजा को हुआ करता था। राजा का पद अब शक्तिशाली और गरिमामय हो गया था। उसके अंदर गरिमामय नहीं था, ठीक है, राजा का पद, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ था वही राजा बनता था, यानी कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था, ठीक है। परंतु लास्ट में आते आते ऋग्वैदिक काल के अंदर राजा का पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। और गरिमामय पद नहीं था ऋग्वैदिक काल के अंदर राजा का पद। और जो उत्तर वैदिक काल के अंदर राजा का पद कैसा हो गया? शक्तिशाली और गरिमामय, ठीक है। और राजा की ने कई उपाधियों को अपनाया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के अंदर अपनाया था उपाधियों को? नहीं, ठीक है। तो जैसे राजा की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो राजा की जो उपाधियाँ थी, तो उत्तर में बोलते थे विराट, राजा की उपाधियों को विराट लगा के बैठे बोलते थे। तो और जो पूर्व की तरफ क्या बोलते थे? सम्राट, ठीक है। और दक्षिण की तरफ क्या बोलते थे? एकराट। और पश्चिम की तरफ स्वराट। ये राजा की उपाधियाँ थी। उत्तर की तरफ तो विराट, और दक्षिण की तरफ एकराट, और पूर्व की तरफ सम्राट, और पश्चिम की तरफ एकराट, ठीक, याद हो गया। आगे चलते हैं। राजा कई यज्ञ समारोह आयोजित करते थे, ठीक है। जैसे यज्ञ कौन कौन से थे? तो यहाँ से यज्ञ स्टार्ट हो गए थे। यज्ञ तो ऋग्वैदिक काल के अंदर भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो यज्ञों की उत्पत्ति कौन से काल से मानी जाती है? तो ऋग्वैदिक काल से, ठीक है। अब जो उत्तर वैदिक काल के अंदर है ना, जो यज्ञ है थोड़े डेवलप हो गए थे, विकसित हो गए थे। जैसे कौन कौन से यज्ञ कराने लग गया? जैसे राजसूय यज्ञ कराने लग गया। राजसूय मतलब राज्याभिषेक समारोह का समय वो होता है राजसूय यज्ञ, यानी राजा का जब अभिषेक होता है, नया नया राजा बनता है, युवराज जब राजा बनता है तो उसके लिए जो उसके अभिषेक के लिए जो यज्ञ करवाया जाता है उसे बोलते हैं राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो राजा इसके दौरान क्या करता था? खेत की जुताई करता था, ठीक है। राजा को उनके मंत्रियों द्वारा भोज के लिए आमंत्रित किया जाता था। किसके लिए? भोज के लिए आमंत्रित किया जाता था। तो ये कौन से यज्ञ की बात है? ये है राजसूय यज्ञ की बात, ठीक है। उसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक कैसा यज्ञ है? ये अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना है? जैसे राम जी ने करवाया अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। सवाई जयसिंह ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि किसी घोड़े को, मतलब कोई घोड़ा रहता था, उस घोड़े को एक मतलब किसी अपने साम्राज्य में छोड़ देते थे, और उस साम्राज्य के अंदर कोई भी अगर उस घोड़े को पकड़ लेता था, यानी कि किसी अन्य राज्य के अंदर, तो उसको राजा की सेना के साथ डायरेक्टली युद्ध करना पड़ता था। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार। तो साम्राज्यवादी यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं वाजस्नेयी यज्ञ। तो ये वाजस्नेयी यज्ञ क्या होता है? तो वाजस्नेयी यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। तो वाजस्नेयी यज्ञ एक तरीके से खेल की गतिविधियों के जैसा था। मतलब कि जैसे राजा जो खेल गतिविधियों में आयोजन करते थे, ठीक है, उसके अंदर राजा खुद रथ दौड़ में भाग लेता था और हमेशा जीतता था, और विद्युत का उल्लेख इसमें नहीं किया गया, ठीक है। तो वाजस्नेयी संहिता के अंदर वाजस्नेयी यज्ञ कैसा यज्ञ था? राजा खेल गतिविधियों का आयोजन करता था, और वह खुद इस रथ दौड़ में, यानी इस यज्ञ में भाग लेता था, यानी खेल गतिविधियों के अंदर जैसे रथ दौड़ में, और हमेशा जीतता था, ठीक है। ये है वाजस्नेयी यज्ञ के बारे में। अब इसके अंदर बता रखा है विद्युत का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। मैंने विद्युत के बारे में पिछली क्लास में ऋग्वेद के अंदर पढ़ाया था, विद्युत क्या होता है, तो उस क्लास के अंदर देख लेना आप, ठीक है। तो विद्युत का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। सभा और समिति भी शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है। सभा और समिति शक्तिशाली नहीं थे। और अथर्ववेद के अंदर क्या बताया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अथर्ववेद के अंदर ये बताया गया है कि सभा और समिति में, मतलब सभा और समिति को क्या बताया गया? प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख किसका किया गया है? सभा और समितियों को, ठीक है। किस वेद के अंदर बताया गया? अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। तो उल्लेख किया गया। राजा को दिए जाने वाले कर को क्या बोलते थे? ये तो मैंने बता ही दिया। बलि, उनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर भी कोई स्थायी सीमा नहीं थी,
ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, इतना अपन ने पढ़ लिया। ये थोड़ा फैक्ट याद कर लेना, ये फैक्ट बहुत अच्छा फैक्ट है, तो इम्पोर्टेंट है। किस वेद के अंदर ये बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है? तो किस वेद के अंदर? अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? तो बता दिया मैंने, ओनली ऋग्वैदिक काल के अंदर किस वेद की उत्पत्ति? नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। और बाकी तीनों वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसकी उत्पत्ति किससे? उत्तरवैदिक काल से। तो यानी अथर्ववेद की उत्पत्ति उत्तरवैदिक काल में। तो अथर्ववेद के अंदर क्या बताया गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है, ठीक है। और इतना अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आगे चलते हैं। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। तो सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वेद के अंदर भी सामाजिक स्थिति कैसी थी? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे, यानी पितृ प्रधान संयुक्त परिवार, ठीक है। और समाज चार वर्णों में बटा था, उसमें भी चार वर्णों में बटा था। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई। उसके अंदर कैसी थी? कर्म आधारित। ऋग्वेद के अंदर कैसी वर्ण व्यवस्था थी? कर्म आधारित, यानी जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा वर्ण होगा, ठीक है। और यहाँ पे जन्म आधारित, यानी जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसकी वर्ण व्यवस्था भी जन्म आधारित हो गई, ठीक है। तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया था, ठीक है। कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख करने लग गए थे, और इससे क्या हो गया? सामाजिक समानता आ गई। तो एक बात बताऊं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के लिंक रहते हैं। जैसे डायरेक्टली एक बात बताओ, जैसे समाज अगर 4 वर्णों में बटा हुआ है और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होगी, तो वैसी बात है कि उनके अंदर भेदभाव होगा, उनमें जातिगत सामाजिक असमानता आएंगी, यानी जाति का भेदभाव होगा। तो कुल और गोत्र शब्द का इंपॉर्टेंस होगा, तो कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख होने लग गया था। उसके अंदर 4 वर्णों में बटा था, तो ऋग्वेद के अंदर, तो उसमें कर्म आधारित अर्थ मतलब कि वर्ण व्यवस्था थी। तो उसके अंदर कोई कुल ना गोत्र कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बस और ना सामाजिक समानता थी, यानी कि भेदभाव भी नहीं होता था। यहाँ पे जैसे ही उत्तरवैदिक काल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मतलब भेदभाव होना स्टार्ट हो गए थे, यानी सामाजिक असमानता फैलने लग गई थी, ठीक है। तो उत्तरवैदिक काल के अंदर छुआछूत जैसी चीज़ें आ गई थी। और जैसे पुराना आदमी शुद्र जाति के लोग नहीं पढ़ सकते थे, केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे पुराण वेदों को, ठीक है। तो और ब्राह्मण को प्रतीकात्मक सर्वोच्चता, ओबेसी बात है, जब वेदों का पाठ कौन करेंगे? ब्राह्मण। तो ओबेसी बात है कि छुआछूत की होगी कि नहीं होंगे। तो इसका उत्तरवैदिक काल के अंदर ब्राह्मणों को जो सर्वोच्च है, उस मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है वो सर्वोच्च था। तो ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक सर्वोच्चता प्रदान की गई। क्षत्रियों को अधिशेष उत्पादन का अधिकार था, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। तो ऑब्वियसली बात है, जब सामाजिक असमानता फैलेगी तो महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आ गई। और अथर्ववेद में जो बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है, ठीक है। किस वेद के अंदर ये बताया गया है कि बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है? तो किस वेद के अंदर? अथर्ववेद के अंदर। अब एक बात और लिखी है इसके अंदर, कि जो मैत्रायणी संहिता थी, मैत्रायणी संहिता में महिला को क्या बताया गया? शराब और जुए के समान बुराई बताया गया है। किस संहिता के अंदर? मैत्रायणी संहिता के अंदर। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बताया गया है, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ये बताया गया। अब मैत्रायणी संहिता, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कोई भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मैत्रायणी संहिता में क्या बताया गया है? महिला को शराब और जुए के समान बुराई बताया गया। तो महिला को शराब और जुए के समान किसके अंदर बताया गया है? तो मैत्रायणी संहिता। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बताया गया है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, अपन ने पढ़ ही लिया था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, उदाहरण के लिए गार्गी और मैत्रेय, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह होते थे, नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद के अंदर भी ये सारी चीज़ें थी। घरेलू दासों का प्रयोग उसके अंदर भी था, इसके अंदर भी है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता, उसके अंदर बाल विवाह होते थे, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि आर्थिक स्थिति ऋग्वेद के अंदर भी कृषि आधारित थी, इसमें भी कृषि आधारित है, ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वेन्यु ने कृषि शुरू की थी। किसने? कौन से राजा ने कृषि स्टार्ट की थी? अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वेन्यु, ठीक है। अथर्ववेद में कृषि की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर किसका उल्लेख किया गया? कृषि की विधियों का। उसके अंदर तो ओनली कृषि का उल्लेख किया गया था ऋग्वेद के अंदर, इसके अंदर कृषि की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
और अथर्ववेद के अंदर टिड्डियों का भी उल्लेख किया गया है। अब मैं कई बार एग्जाम में कई क्वेश्चन आ जाता है कि किस वेद के अंदर टिड्डियों का उल्लेख किया गया है, तो किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। शतपथ ब्राह्मण के कांटक संहिता में 24 बैलों द्वारा क्या बताया गया? 24 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण के अंदर। शतपथ ब्राह्मण के कांटक संहिता के अंदर 24 बैलों द्वारा खींचे गए हल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अधिशेष उत्पादन इसके अंदर होता था। ठीक है, गाय और घोड़े पसंदीदा पशु थे, उसके अंदर भी गाय और घोड़े सबसे पसंदीदा पशु थे। अधिशेष उत्पादन के कारण शहरी संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, और कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग और धातु उद्योग विकसित हुए। ठीक है, उद्योग विकसित हो गए इसके अंदर, कपड़ा, चमड़ा और धातु उद्योग। मुद्रा प्रणाली इसके अंदर शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, मुद्रा प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, यानी अभी तक वस्तु विनिमय से मतलब सामानों का आदान प्रदान होता था। मुद्रा के रूप में गाय व निष्क का प्रयोग करते थे, उसके अंदर भी निष्क का प्रयोग करते थे, इसमें भी वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, तो जब मुद्रा नहीं होगी तो किस चीज़ का विनिमय होगा? या तो निष्क या फिर वस्तु विनिमय। इतना अपन ने पढ़ लिया आर्थिक स्थिति के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, यानी उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में स्टडी करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसे मानते थे? तो जैसा कि हमने ऋग्वेद के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति सारे थे, तो इसके अंदर भी सारे थे। ठीक है, और इस काल के अंदर है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सबसे मुख्य देवता बन गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि, वरुण और पूषण, ये सारे इंपॉर्टेंट देवता थे। इसके अंदर कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश मुख्य देवता बन गए थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। अब इंद्र, अग्नि और वरुण अब मुख्य देवता नहीं रहे। ठीक है, ये इंद्र, अग्नि और वरुण किसमें मुख्य देवता थे? ये ऋग्वेदिक काल के अंदर। यज्ञ अनुष्ठान थोड़े जटिल हो गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंदर। मुंडक उपनिषद के अंदर अनुष्ठानों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। किसके समान? टूटी हुई नौका के समान किस में बताया गया है? मुंडक उपनिषद में। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ लिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुंडक उपनिषद में अनुष्ठानों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। किस उपनिषद के अंदर अनुष्ठानों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है? तो कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं जैसे ही क्लास पूरी करूँगा तो उसके साथ आपको सारे क्वेश्चनों के भी एक MCQs क्लास लूँगा मैं आपको, और उनमें बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ लिया। अब उत्तर वैदिक काल के अंदर है ना, पूषण जो है, मतलब वहाँ तो पूषण किसका देवता था? तो पशुओं का देवता था। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर पूषण जो है शूद्रों का देवता बन गया। ठीक है, और ज्ञान मार्ग की अवधारणा क्या हो गई? लोकप्रिय हो गई। और शूद्रों को यज्ञ और उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। अब देखो कितना भेदभाव स्टार्ट हो गया था उत्तर वैदिक काल के अंदर। और ऋग्वेदिक काल के अंदर तो बहुत अच्छी स्थिति थी। ऋग्वेदिक काल के अंदर कोई सामाजिक बुराई नहीं थी, ना नियोग प्रथा, ना बाल विवाह, ना कुछ भी, ना भेदभाव, ना वर्ण व्यवस्था, कर्मादित वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आने के अंदर ब्राह्मणों का अस्तित्व सर्वोच्च हो गया, और जो मतलब शूद्रों का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो शूद्रों को यज्ञ और उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। क्या कहा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। ठीक है, और मूर्तियों की पूजा और मंदिरों को कोई प्रमाण नहीं मिलता, उसके अंदर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। मतलब ऋग्वेदिक काल के अंदर मूर्तियों की पूजा और मंदिरों का कोई परिणाम नहीं मिलता, यानी कि दोनों के अंदर मूर्तियों की पूजा और मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, और मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हो गई। किस काल के अंदर? उत्तर वैदिक काल के अंदर। काले जादू में विश्वास करते थे, उस काल के लोग भी विश्वास करते थे ऋग्वेदिक काल के। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल के अंदर ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो वैदिक काल के अंदर मैंने बताया था आपको, वैदिक काल का कब से कब तक? 1500 BC से लेकर 600 BC तक के बीच का टाइम पीरियड वैदिक काल का है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांट देते हैं, पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर कब से कब तक का टाइम पीरियड? 1500 BC से लेके 1000 BC तक का कौन सा? ऋग्वेदिक काल। और 1000 BC से लेके 600 BC के बीच का टाइम पीरियड कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर
ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी, और उत्तर वैदिक काल के अंदर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इतनी क्लास अपनी कंप्लीट हुई। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। थैंक यू।